अगर आपके एग्जाम में हिंदी का पोर्शन दे रखा है तो ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए रामबाण साबित होगा। दोस्तों यहाँ पर हम टॉप मोस्ट 20 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगर आपके एग्जाम में हिंदी का पोर्शन दे रखा है तो ये सारे क्वेश्चंस आपके सिलेबस पर बेस्ड होंगे, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन पहले किसी ना किसी एग्जाम में पूछा जा चुका है। हेलो दोस्तों, वेलिज्म एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो को। ये हिंदी वीडियो सीरीज का पहला वीडियो होगा। अगर आपको सीरीज पसंद आए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस सीरीज को लगातार स्टार्ट रखेंगे, चालू रखेंगे और आने वाले वीडियो में जितने क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए लाए जाएंगे, आपके एग्जाम में सारे क्वेश्चंस रामबाण साबित होंगे। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन आपने देख लिया होगा, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? ऑप्शन आपके सामने है पाप, ऑप्शन बी लज्जा, ऑप्शन सी नित्य या फिर ऑप्शन डी घृणा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नित्य। दोस्तों याद रखिएगा कि जहां पर पाप हो, जहां पे लज्जा हो, जहां घृणा हो, जहां प्रेम हो, जहां श्रद्धा हो, ये सारे शब्द ऐसे शब्द हैं जिससे हमें क्या होता है, जिससे हमें भाव की अनुभूति होती है। तो यहाँ पर भाववाचक संज्ञा है। लेकिन यहाँ पर जो नित्य शब्द है, ये नित्य शब्द कोई संज्ञा नहीं है बल्कि अव्यय है, यानी कि हमारा ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एरा प्रत्यय से निर्मित शब्द कौन सा नहीं है? ऑप्शन आपके सामने है बसेरा, ऑप्शन बी लुटेरा, ऑप्शन सी चटोरा या फिर ऑप्शन डी कमेरा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चटोरा। दोस्तों यहाँ पर जितने शब्द आप देख रहे हैं, क्या वसेरा में एरा प्रत्यय है? बिल्कुल, बस प्लस एरा है। क्या लुटेरा में एरा प्रत्यय है? हाँ है, लुट प्लस एरा है। क्या कमेरा में एरा प्रत्यय है? तो हाँ है, कम प्लस एरा है। लेकिन क्या यहाँ पर चटोरा में एरा प्रत्यय है? नहीं, यहाँ पर ओरा प्रत्यय है, यानी कि यहाँ पर जो है ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि अष्टाध्यायी में कौन सा समास है? ऑप्शन आपके सामने तत्पुरुष, ऑप्शन बी बहुब्रीहि, ऑप्शन सी द्वंद्व या फिर ऑप्शन डी द्विगु। दोस्तों यहाँ पर बहुत से बच्चे कंफ्यूज होंगे, एक तो द्विगु में और एक बहुब्रीहि में। आप जितने बच्चों को पता होगा कि जो अष्टाध्यायी एक रचना है वो पाणिनि की रचना है। अगर आपके सामने क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता कि अष्टाध्यायी की रचना पाणिनि ने की है, यहाँ पर पाणिनि में कौन सा समास है, तो आपका आंसर हो जाता बहुब्रीहि। लेकिन क्या यहाँ पर आपसे ऐसा कुछ पूछा गया है कि अष्टाध्यायी की रचना पाणिनि ने की है? नहीं पूछा है। तो अगर आपसे सिंपल तरीके से अष्टाध्यायी में कौन सा समास है पूछा जाए तो आप ऑप्शन डी द्विगु समास पर टिक करेंगे। लेकिन अगर आपके सामने ऐसे पूछा जाए कि अष्टाध्यायी की रचना पाणिनि ने की है, यहाँ पर अष्टाध्यायी में कौन सा समास है, तब आप बहुब्रीहि पर टिक करेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन है, कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? ऑप्शन आपके सामने पवित्रता, ऑप्शन बी गंगा, ऑप्शन सी नदी या फिर ऑप्शन डी बुढ़ापा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नदी। दोस्तों यहाँ पर पवित्रता है तो पवित्रता एक भाववाचक संज्ञा है। गंगा जो है वो एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जिससे हमें किसी व्यक्ति विशेष या किसी स्थान विशेष या फिर किसी भी वस्तु का इस पे जो उसका व्यक्तिगत नाम है उस नाम से जाना जाए तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। बुढ़ापा यहाँ पर एक भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। लेकिन जो नदी है ये एक जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि दुनिया की जितनी नदियाँ हैं आप सारी नदियों को नदी कहेंगे। अगर किसी का पर्टिकुलर नाम है तो आप कहेंगे वहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जैसे अगर मैं गंगा कहूँ तो इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगर मैं कहूँ आपसे यमुना तो यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगर मैं आपसे कहूँ ब्रह्मपुत्र तो यहाँ पर भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन अगर मैं सबको बोलूँ तो सब क्या है? नदी है। तो नदी यहाँ पर क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक वचन नहीं है, आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने सुई, ऑप्शन बी घड़ा, ऑप्शन सी दवा या फिर ऑप्शन डी अध्यापक गण।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अध्यापक गण। दोस्तों यहाँ पर सुई जो है, घड़ा जो है और दवा जो है, तीनों की तीनों क्या है, एक वचन है। लेकिन क्या यहाँ पर अध्यापक गण एक वचन है? नहीं, बहुवचन है। याद रखिएगा कि जब भी किसी शब्द के बाद आपको जन मिल जाए या गण मिल जाए तो आप कहेंगे वहां पर बहुवचन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इक्शा वर्ण किसके योग से बना है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, का धनशा। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाता कि जो आप त्रा लिखते हैं, त्राहीमान में जो त्रा लिखते हैं, ये किसके योग से बना है, तो आप कहते भाई ता धन रा से बना है। अगर आपसे पूछा जाता कि या जो आप लिखते हैं ये किसके योग से बना है, तो आप कहते जा धन या से बना है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। इनमें से अर्ध स्वर कहलाता है, आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पर वर्ण ऐसा है जो अर्ध स्वर के अंतर्गत आता है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर ऑप्शन ए है और ऑप्शन डी है, दोनों ही ऑप्शन हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। याद रखिएगा कि जो या वर्ण होता है और जो व वर्ण होता है, दोनों के दोनों जो वर्ण होते हैं वो अर्ध स्वर होता है, यानी कि क्वेश्चन में ही दिक्कत है। ऑप्शन ए और ऑप्शन डी दोनों के दोनों सही हो जाएंगे, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाता है कि प्रकंपित वर्ण कौन सा है, तो याद रखिएगा कि जो र वर्ण होता है ये प्रकंपित वर्ण होता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि पार्श्विक वर्ण कौन सा होता है, तो याद रखिएगा कि जो ला है ये एक पार्श्विक वर्ण है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हिंदी किस भाषा का शब्द है, आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने अरबी, ऑप्शन बी फारसी, ऑप्शन सी पुर्तगाली या फिर ऑप्शन डी तुर्की। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फारसी। दोस्तों याद रखिएगा कि जो हिंदी शब्द है, ये जो हिंदी शब्द है ये फारसी भाषा का शब्द है। अगर आपसे पूछा जाता कि सुनामी किस भाषा का शब्द है, तो आप कहते कि जो सुनामी है ये एक जापानी भाषा का शब्द है। अगर आपसे पूछा जाता कि जो मानसून है या फिर जो मौसम है ये किस भाषा का शब्द है, तो आप कहते ये अरबी भाषा का शब्द है। तो कुछ इंपॉर्टेंट शब्द जो कि बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। या रा ला वा किस वर्ग के व्यंजन हैं, आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने तालव्य, ऑप्शन बी अंतस्थ, ऑप्शन सी ऊष्म या फिर ऑप्शन डी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंतस्थ। दोस्तों अभी मैंने आपको बताया था कि जो या और वा है ये दोनों के दोनों अर्ध स्वर है, लेकिन अगर चारों के चारों आपसे पूछा जाए तो ये किस प्रकार के वर्ण हैं, ये अंतस्थ वर्ण हैं। आगे बढ़ते हैं। कौन सा वर्ण अघोष है, आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने फा, ऑप्शन बी दा, ऑप्शन सी डा या फिर ऑप्शन डी ना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फा। दोस्तों याद रखिएगा कि जो का से लेकर ज्ञा तक आप लिखते हैं या फिर स्पर्श व्यंजन के बारे में बात कर सकते हैं, तो जो पहले और दूसरे वर्ण होते हैं ये दोनों के दोनों अघोष होते हैं। बाकी जो तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण होता है ये सघोष हो जाता है। जैसे अगर मैं लिखूं का, खा, फिर गा, फिर घा और सबसे लास्ट में अंगा लिखता हूं, तो याद रखिएगा कि जो पहला और दूसरा वर्ण है ये दोनों के दोनों अघोष वर्ण है। बाकी जो तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण है ये सघोष वर्ण है। तो यहीं पर आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते। अगर आपसे पूछा जाता कि चा, छा, जा, झा, झा, इया में कौन से अघोष है, तो याद रखिएगा कि चा और छा जो है ये दोनों सिर्फ अघोष है, बाकी इस लाइन के जितने भी वर्ण हैं वो सारे के सारे सघोष है। तो अगर आपसे पूछा जाता है, आपसे गलती नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। सजावट में कौन सा प्रत्यय है, आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने आवट, ऑप्शन बी आओ, ऑप्शन सी वट या फिर ऑप्शन डी आहट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आवट। दोस्तों याद रखिए कि जो सजावट है वो सज धन आवट शब्द से मिलकर बना है। यहाँ पर जो आवट है यहाँ पर एक प्रत्यय है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हिंदी में उपसर्गों की संख्या कितनी है? ऑप्शन आपके सामने 23, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 22 या फिर ऑप्शन डी 21।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 21। दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि हिंदी में उपसर्गों की संख्या कितनी है, तो याद रखिएगा 21 है। लेकिन अगर आपसे पूछते कि संस्कृत में उपसर्गों की संख्या कितनी है, तो आपका आंसर गलत हो जाता। आपका आंसर तब होना चाहिए था 22 होते हैं। याद रखिएगा कि संस्कृत में उपसर्गों की संख्या 22 होती है और हिंदी में उपसर्गों की संख्या 21 होती है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है। ऑप्शन आपके सामने जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी प्रेमचंद, ऑप्शन सी अमूर खुसरो या फिर ऑप्शन डी सुमित्रा नंदन पंत। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सुमित्रा नंदन पंत। दोस्तों याद रखिएगा कि प्रकृति का सुकुमार कवि जो कहा जाता है वो सुमित्रा नंदन पंत को कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि हिंदी खड़ी बोली का जनक किसे माना जाता है, तो अमीर खुसरो को माना जाता है। अगर आपसे पूछा जाता कि उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है, तो प्रेमचंद को कहा जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता कि कहानी सम्राट किसे कहा जाता है, तो आपका आंसर हो जाता जयशंकर प्रसाद को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। चिकना घड़ा होना मुहावरा का सही अर्थ क्या है, आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने त्वचा साफ होना, ऑप्शन बी निर्लज्ज होना, ऑप्शन सी समृद्ध होना या फिर ऑप्शन डी अमीर होना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी निर्लज्ज होना। दोस्तों याद रखिए कि चिकना घड़ा होना जो मुहावरा है, इसका अर्थ होता है निर्लज्ज होना। तो अगर कभी आपके सामने कोई बोल दे तुम तो चिकने घड़े हो, तो ये मत समझ लेना कि आप बहुत स्मार्ट हो। आप समझ लेना कि आपको बोला जा रहा है आप निर्लज्ज हो, आपको लज्जा नहीं आती। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस रस को रसराज कहा जाता है। ऑप्शन आपके सामने करुण रस, ऑप्शन बी शांत रस, ऑप्शन सी श्रृंगार रस या फिर ऑप्शन डी अद्भुत रस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी श्रृंगार रस। दोस्तों याद रखिए कि जो श्रृंगार रस होता है इसी को रसराज कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि रस के प्रणेता किसे माना जाता है, तो याद रखिएगा कि जो भरत मुनि है, भरत मुनि को ही जो रसों का प्रणेता माना जाता है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। कोख तत्सम क्या होगा, आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने कोक्षी, ऑप्शन बी कोक्ष, ऑप्शन सी कोक्षी या फिर ऑप्शन डी कोक्षी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कोक्षी। दोस्तों याद रखिएगा कि जो कोक का तत्सम होगा वो कुक्षी होगा। याद रखिएगा कि अगर आपसे वर्ण में दिक्कत हो जाती है, अगर आपको ये सीन जो है आपको याद नहीं रहता, तो आप गलती कर सकते हैं, आप ए भी लगा सकते हैं, आप सी भी लगा सकते हैं। तो याद रखिएगा कि ऑप्शन डी जो है हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन आपके सामने 14 सितंबर, ऑप्शन बी 10 जनवरी, ऑप्शन सी 26 नवंबर या फिर ऑप्शन डी 10 फरवरी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 10 जनवरी। दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा 10 जनवरी को मनाया जाता है। अगर आपने गलती करी है 14 सितंबर बताकर, तो याद रखिएगा कि जो हिंदी दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस पूछे तो आप कहेंगे 14 सितंबर को मनाते हैं। विश्व हिंदी पूछे तो आप कहेंगे 10 जनवरी को मनाते हैं। आगे बढ़ते हैं। किस शब्द में तत्पुरुष समास नहीं है, आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने राष्ट्रपति, ऑप्शन बी गंगा जल, ऑप्शन सी कार्यकुशल या फिर ऑप्शन डी मुख कमल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मुख कमल। दोस्तों याद रखिए कि राष्ट्रपति, राष्ट्र का पति, यानी कि यहाँ पर तत्पुरुष समास हो जाएगा। गंगा जल मतलब गंगा का जल, तो यहाँ पर तत्पुरुष समास हो जाएगा। कार्य कुशल मतलब कार्य में कुशल, यानी कि यहाँ पर भी तत्पुरुष समास हो जाएगा। लेकिन जो मुख कमल है, यहाँ पर मुख से कमल, यानी कि मुख कमल में यहाँ पर हम तत्पुरुष समास नहीं बता सकते, क्योंकि यहाँ पर विशेषता का बोध हो रहा है। किसी का मुख कमल के समान है, यानी कि विशेषता का बोध होने पर वहाँ पर कर्मधारय समास हो जाता है, यानी कि ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा सरल वाक्य नहीं है, आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है मोहन ने खाना खाया, ऑप्शन बी मोहन आया और खाकर चला गया, ऑप्शन सी जब मोहन जाएगा तब सोहन आएगा या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मोहन ने खाना खाया। दोस्तों याद रखिएगा कि जो सरल वाक्य है वो हमेशा सिंपल वाले वाक्य होते हैं। इसमें ना तो और आता है ना तो जब तब आता है, यानी कि मोहन ने खाना खाया यहाँ पर सरल वाक्य हो जाएगा। यहाँ पर मोहन आया और खाना खाकर चला गया, यानी कि जब और वर्ड बीच में लग गया तो यहाँ पर संयुक्त वाक्य हो जाएगा। और अगर जब भी आपको जब और तब देखने को मिले, जब और तब जब भी आपको देखने को मिले, तो आप सिंपल से आंसर कहेंगे कि यहाँ पर
मिश्रित वाक्य है। तो याद रखिएगा कि ये क्वेश्चन हमारा ऑप्शन ए पर जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। टॉप 20 क्वेश्चन थे। अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर सीरीज अच्छी लगी है, वीडियो अच्छा लगा है, अगर सीरीज को चालू रखना है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सीरीज को चालू रखा जाएगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए।